नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आगे का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 74 क्वेश्चन कर चुके थे और दूसरे पीडीएफ से हमने उसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस टॉपिक से हम लोगों का लगभग 500 के अप्रॉक्स क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन करके जाएंगे एग्ज़ाम में, तभी हम लोगों का क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत सारे शिफ्ट में होते हैं, तो किस में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को करना होता है। तो हम लोग आज यहाँ से क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों को डेली क्लासेज हो रहे हैं और जल्द ही आप लोगों को वैकेंसी का नई अपडेट देखने को मिलने जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपको तैयारी के लिए बचा नहीं है, ज़्यादा समय आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, तब जाकर आप मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाइएगा। अगर आपका बेहतर तैयारी रहता है तभी जाकर आप मेरिट लिस्ट में पहुंचते हैं। जिसका मेरिट लिस्ट बनता है उन्हीं को जॉब होता है। रिजल्ट तो बहुत सारे को हो जाते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट जिनका बनता है उसी का जॉब होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सारा इन्फॉर्मेशन वैकेंसी का और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको उस ग्रुप में मिलते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए ग्रुप बना गया है क्लास के लिए। जो भी कैंडिडेट क्लास ज्वाइन करते हैं उसको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। सारा नोट्स पीडीएफ सारा कुछ आपको उसी समय मिल जाते हैं। क्वेश्चन है कि जन्म के समय, और हमने कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे, कह रहा है कि जन्म के समय नवजात का वजन होना चाहिए। 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, शिशु नवजात जो बड़े हो जाते हैं 1 वर्ष तक आते हैं, जब जन्म लेते हैं उस समय नवजात कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों का क्वेश्चन था, लेकिन जब 1 वर्ष तक आ जाता है तो उसको शिशु कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है बेबी, तो उस समय उसका नवजात का वजन क्या होता है। तो उसका जो अप्रॉक्स लगभग एवरेज वज़न देखा जाता है। तो एवरेज वज़न की हम बात करें तो वो लगभग कितनी होती है, तो 3 केजी होती है। कितना? अगर हेल्दी बच्चा है, नवजात शिशु है, तो वो 3 केजी के अप्रॉक्स होंगे। ये एवरेज होता है। किसी किसी केस में कम भी होते हैं, तो लेकिन जो जनरली होता है कितना, जो स्वस्थ जो बेबी जन्म लेंगे उसका वज़न 3 केजी अप्रॉक्स होंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि कह रहा है कि दो बच्चों के बीच समयांतर, मतलब समय का अंतर के लिए परिवार नियोजन का सर्वोत्तम साधन क्या है। क्योंकि परिवार नियोजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्हीं सब को लेकर परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है और ये भारत में ही चलाए गए थे। कह रहा है कि 2 बच्चों के बीच जो समय अंतराल के लिए परिवार नियोजन का जो सर्वोत्तम साधन है वो क्या होना चाहिए। मतलब कि एक बेबी हुए और दूसरे बेबी के बीच में अगर दंपति चाहते हैं कि इसके बीच में समय अंतराल 3 साल 4 साल 2 साल इस अंतराल में हो, तो उसके लिए सर्वोत्तम साधन आपसे पूछ रहे हैं। जैसे फर्स्ट में दिया है कि निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए, कॉपर टी लगाना चाहिए, या एमटीपी कराना चाहिए, या खाने वाली गोली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर्वोत्तम साधन क्या होंगे, तो वो क्या होंगे, तो कॉपर टी आपको हमने मिडवाइफरी क्लास में बताए भी थे। वैसे फिर से वो सारा क्लास होंगे मिडवाइफरी का, तो उसमें हमने कॉपर टी के बारे में बताए थे, जो कि एक क्या है, मतलब कि इसका गर्भ निरोधक का एक सर्वोत्तम क्या है, एक विधि है, जो कि लगाया जाता है किसे, वजीना के माध्यम से सर्विक्स, जो सर्विक्स में उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। वो हमने आपको विद फिगर समझाए हुए थे मिडवाइफरी के क्लास में। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है। क्वारंटाइन तो आप लोग कोरोना काल में बहुत बार सुने होंगे कि इसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो कोरोना पॉजिटिव आते थे उन कैंडिडेटों को क्या कर दिया जाता था, क्वारंटाइन कर दिया जाता था। मतलब कि एक टर्म हम लोगों को देखने को मिलते थे, 3-4 शब्द तो हम लोग कोरोना काल में ज़रूर सीखे थे। एक एपिडेमिक, जो नहीं जानता था, महामारी सब समझ गया।
एक जो कि क्वारंटाइन भी सब लगभग सब इतना बार बोला जाता था कि सब समझ गया था। तो इस तरीके से बहुत सारा शब्द प्रयोग किए जाते हैं और भी बहुत सारे फेमस शब्द कोरोना के समय में देखने को मिले थे। वही कह रहा है कि क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है। पहला है गांव छोड़कर बाहर चले जाना, या संक्रमित रोगियों का गांव में नहीं रहना, जिस भी गांव में संक्रमित रोगी है उस गांव में नहीं रहना, या संक्रमण से ग्रसित रोगियों से मिलने की मनाही, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो क्वारंटाइन का सीधा सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित होते थे उनसे आपको मिलना नहीं है। उसका खाना पानी आप कोरोना समय में वही नहीं करते थे, किसी मतलब कि एक रूम में उसको सेपरेट कर दिया जाता था जब तक वो मतलब कि कोरोना से उसका एंटी मतलब कि उसका कोरोना का जो पॉजिटिव जो होते थे वो कम नहीं हो जाते थे, तब तक उसको क्या कहते हैं क्वारंटाइन करके एक कहीं कमरा में या कहीं रखा जाता था। उसमें अदर व्यक्ति उससे नहीं मिलते थे क्योंकि उससे संक्रमण फैलता है, क्योंकि वायरस है तो एक से दूसरे में वो फैलेंगे ही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि क्वारंटाइन का अर्थ है कि संक्रमण से ग्रसित रोगों से मिलने की मनाही। जो भी रोगियां जो होंगे, जो भी संक्रमण से ग्रसित रोगी होंगे उससे मिलने की मनाही की जाती है क्वारंटाइन में। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रमण रोग है। संक्रमण मतलब क्या है? एक में से दूसरे में फैलता है, उसको संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, हैजा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा रोग संक्रमण रोग है, यही ना आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आप ऑप्शन के अनुसार बता भी सकते हैं। मलेरिया तो ऐसा है नहीं कि एक व्यक्ति को हुआ है तो उसके साथ आप है तो आप में भी हो जाएगा। मलेरिया संक्रमित रोग नहीं है। फलेरिया भी संक्रमित रोग नहीं है। हैजा, हैजा आप लोग सुने होंगे कि जिसको दस्त भी बोलते हैं। पहले के समय में तो ये बहुत ही डोमिनेंट होते थे, मतलब कि कहीं हो जाता था तो उस गांव के गांव सुरा हो जाता, मतलब कि बहुत तेज़ी से फैलता था। तो ये मतलब कि दूषित पानी भोजन आदि करने से ये हैजा और टाइफाइड ये सब फैलता है। तो मतलब कि हैजा क्या है? एक संक्रमित रोग है, मतलब एक से दूसरे में फैलता है। हैजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चेचक हो गया, ये सब क्या है? तो एड्स हो गया, ये सब मतलब एक से दूसरे में संक्रमित होते हैं। ठीक है, तो ये संक्रमित बीमारी है। कोई भी ऑप्शन आपको कैसे भी घुमा के पूछेगा आप उसको बता सकते हैं कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है। ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, जो नहीं रहेगा ऐसे ही ऑप्शन से पता चल जाएगा। जैसे हैजा संक्रमित है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि एड्स संक्रमित है, उसके बाद और भी बहुत सारा संक्रमित रोग होते हैं। इसके बाद हम यदि बात कर ले तो कोरोना सभी संक्रमित रोग थे, क्योंकि ये एक से दूसरे में क्या होता है? फैलता है। कुकुर खांसी सब हो गया, ये सभी एक से दूसरे में फैलता है। मतलब संक्रमण मतलब क्या? एक से दूसरे में जो फैल जाता है उसी को संक्रमित रोग बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दीर्घकालिक चर्म रोग, दीर्घकालिक चर्म रोग है क्या? एक्जिमा, या कुष्ठ रोग, कैंसर, या एड्स। मतलब कि ये सब चर्म रोग ही है। तो लिख कह रहा है कि दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक कौन सा इसमें से चर्म रोग है। तो जैसे इसमें चारों ऑप्शन दिया है तो कौन सा है? तो ये आपका कुष्ठ रोग जो है वो क्या है? दीर्घकालिक क्या है? चर्म रोग है। ठीक है, स्किन संबंधी डिजीज है ये। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इसमें से इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वायरस रोग है। एक होता है वायरस रोग, प्रोटोजोआ से फैलने वाला, बैक्टीरिया से फैलने वाले, बहुत सारे रोग होते हैं, अलग अलग चीज़ों से फैलते हैं। तो कह रहा है इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वायरस जनित रोग, ऐसे भी पूछेगा कि इनमें से कौन वायरस जनित रोग, ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। वायरस जनित रोग अगर रहेगा तो मतलब कि वायरस से फैलने वाले रोग के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपल दे दिया है कि इनमें से कौन सा वायरस रोग है।
क्योंकि आप लोग बीटीएससी में कुछ कैंडिडेट इन सारे टर्म को लेकर क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे, तो इसलिए हम इस बार पूरी सतर्कता से सारे चीज़ बताते हुए चलते हैं। किसी भी टाइप से अगर आपको घुमा के भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वायरस जनित रोग या वायरस से फैलने वाला रोग देखते हैं कौन कौन है। टीबी है, डिप्थीरिया है, चेचक है। तो कौन सा इनमें से आपको लग रहा है कि वायरस जनित रोग है? वायरस जनित मतलब एक से दूसरे में फैलता है, तो टीबी भी तो नहीं फैलता है। टीबी तो मतलब कि सांस संबंधित रोग होता है, जो कि अंदर में जो ब्रोकाइल होते हैं उसमें छिद्र हो जाने पर, उसमें जो छिद्र हो जाने पर ही टीबी रोग का शिकायत होते हैं। तो डिप्थीरिया भी ये भी एक वायरस रोग नहीं है। चेचक क्या है? एक वायरस जनित रोग है और ये रोग फैलता भी है, एक से दूसरे में फैलता भी है। मतलब कहने का कि ये संक्रमित रोग भी है, ठीक है। संक्रमण रोग आपको एक और मिल गया। चेचक भी क्या है? संक्रमण रोग है, क्योंकि ये एक से दूसरे में फैलता है और वायरस जनित रोग है। ये सब बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। अगला है कि सेंट्रल ऑफ क्या कर रहा है? सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इस टॉपिक से आपको कुछ जीके टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि WHO का स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला। जनगणना से लेकर भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो इस टॉपिक से ही कुछ जीके टाइप क्वेश्चन बनते हैं और वो तो पूछेगा ही पूछेगा। एक दो जीके टाइप क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर सिलेबस में जीके अलग से ऐड नहीं है फिर भी इस टॉपिक से एक दो रिलेट करके पूछते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य संबंधित ही इर्द गिर्द रहते हैं क्वेश्चन। तो सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये आपको हुई थी 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया जनगणना से लेकर क्वेश्चन। कह रहा है प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना की हम बात करें तो जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। 1951, 1981, 1931, 1881। तो ये प्रथम कब हुई थी? 1881 में हुई थी, ठीक है। और लास्ट कब हुआ है? तो ये 2011 में हुआ है। होना था फिर इसको 2021 में, लेकिन कोरोना के कारण ये टल गया, नहीं हो पाया। 10 साल के अंतराल पर ये क्या होता है? 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। अभी हमारे पास जो भी डाटा है जनगणना का वो मतलब 2011 का ही है लेटेस्ट। जनगणना में सारी चीज़ों का आंकड़ा लगाया जाता है कि किस राज्य की कितनी आबादी है, किस राज्य में कैसा शिक्षा का व्यवस्था है, लिंगा अनुपात किस में है, पुरुष और महिला की जनसंख्या का रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल पाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे है, किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें उनसे पता चलता है। क्योंकि जनगणना होते हैं तो सारे कुछ पूछे जाते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप किस कास्ट से आते हैं, कौन कौन पढ़े लिखे हैं, तो ये सब पूछा जाता है। अगला है कि नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? ये तो अभी आप लोगों को हम भी चिल्ला चिल्ला के बोलते आ रहे हैं कि एनआरटीएस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो वही कह रहा है कि नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। तो ये कहाँ होते हैं? तो ये आप सबको पता भी होगा, आप सब बहुत का कराया भी होगा, और जो नहीं कराए हैं वो सारे कैंडिडेट कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा ले। कुछ चार्ज लगता है, उसके बाद आपका हो जाएगा। तो ये मतलब कि नर्सेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो राज्य के नर्सेज रजिस्ट्रेशन परिषद में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ANM क्या है? इसको लिख देते हैं ANM आप लोग जानते हैं ना। इसको अगर ऐसे लिख दे तो आप लोग समझ जाइएगा,
वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ANM GNM वाले होते हैं ना, तो आप लोग के लिए है कि कह रहा है कि ANM के अंतर्गत आते हैं क्या, सेक्रेटरी स्टाफ, मतलब कि ANM किसके अंतर्गत आते हैं, कहने का ये मतलब है कि आप लोग अगर ड्यूटी पे जाइएगा तो आप लोग किसके अंतर्गत आइएगा। GNM वाले आप लोगों से थोड़ा ऊपर होते हैं, मतलब कि डिग्री इक्विवेलेंटली आपका थोड़ा उनका हायर डिग्री होते हैं, और आप लोगों का थोड़ा सा ANM का लोअर डिग्री होते हैं। डिग्री की हम बात करें, सैलरी लगभग अप्रॉक्स थोड़ा का अंतर रहता है। कह रहा है कि ANM के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, सिक्योरिटी स्टाफ या प्रोमोटिव स्टाफ या प्रिवेंटिव स्टाफ या इनमें से कोई नहीं। तो ANM अंतर्गत आते हैं, किस स्टाफ के अंतर्गत आते हैं ये आपसे पूछ रहे हैं, तो ये आते हैं प्रोमोटिव स्टाफ के अंतर, किसके, तो प्रोमोटिव स्टाफ के अंतर्गत ANM कर्मी आते हैं। जो भी आप लोग होंगे ANM कर्मी वो सारे किस में आइएगा, तो प्रोमोटिव स्टाफ के अंतर्गत आइएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र, जैसे होता है ना स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपकेंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके से होता है। तो वही कह रहा है कि उपकेंद्र, और इन सब के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही एक अलग से जो PDF था, पहले वाले PDF से हम जो क्लास करवा रहे थे उसमें हमने आपको बताए हुए थे, उसमें सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड थे कि उपकेंद्र, PSC सेंटर, CSC सेंटर, इस सब के रिगार्डिंग वहाँ पर सारा कुछ था, कितनी आबादी पर एक PSC सेंटर होता है, ये सारे कुछ उस आपका वो जो पहले वाले जो हमने आपको PDF से क्लासेस करवाए थे, 2 क्लासेस जो हुआ था उसमें हमने आपको बताए हुए हैं क्लियरली। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सारा PDF आपको मिल जाएगा। कह रहा है उपकेंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक कौन होता है। तो जैसे इसमें दिया है कि जो उपकेंद्र होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो उपकेंद्र होता है उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक कौन करता है, मतलब कि उसका निरीक्षण या उसका मतलब कि जैसे जांच के लिए आता है तो वो सब कौन करते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वच्छ निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, या स्वास्थ्य सहायक, या लेडी डॉक्टर के अंतर्गत। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं स्वास्थ्य सहायक के। पर्यवेक्षक कौन करते हैं, तो इसका पर्यवेक्षक स्वास्थ्य सहायक करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सहायक आप लोगों के जांच के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र की आबादी होती है, मतलब कि कितनी आबादी पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का होता है, या कितनी आबादी पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होती है। 1000 से 2000, 2000 से कितना दिया है, 3000, 3 से 5, 5 से 10, तो कितने पर होते हैं, तो ये आपका होता है 3 से 5000 पर। कितने पर, तो 3 से 5000 पर। जबकि एक आशा कर्मी की नियुक्ति कितने पर होते हैं, तो 1000 आबादी पर होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेज में देखे थे। ठीक है, और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र कितने आबादी का होता है, तो 3 से 5000। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ का अर्थ क्या होता है। इसमें तो हमको कम्युनिटी से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वही कह रहा है कि समुदाय स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ का अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुधार, पुनर्वास तथा व्यावसायिक चिकित्सा, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधित सेवाएं, या रोगों का निदान। तो एक समुदाय, एक कम्युनिटी, जिस आप कम्युनिटी में रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, तो उसका स्वास्थ्य को लेकर आप क्या पहल करिएगा, मतलब उसका अर्थ क्या होगा। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस भी परिवेश में जहाँ भी रहते हैं हम, जिस भी कम्युनिटी में रहते हैं, उसके समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण से संबंधित सेवाएं ही होंगे। वही क्या होगा, उसके स्वास्थ्य से क्या होंगे, अर्थ होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आप जिस कम्युनिटी में, जिस कॉलोनी में जहाँ भी रहते हैं, तो उससे समुदाय, पूरे समुदाय के, पूरे कम्युनिटी के स्वास्थ्य का अर्थ क्या होगा कि उस पूरी कम्युनिटी का क्या करना, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण को भी देख, स्वास्थ्य संबंधित, और उसके बाद वातावरण भी दूषित ना हो, उन सारे चीज़ों से संबंधित जो सेवाएं होंगे वही उसके स्वास्थ्य का क्या होगा, जो प्रमुख अर्थ है वो होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस विषय वस्तु को प्राथमिक दी जाती है। कह रहा है कि निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस विषय वस्तु को प्राथमिक दी जाती है। आकलन, मूल्यांकन, क्रियान्वयन या इनमें से सभी। तो किसकी प्राथमिकता दी जाती है, तो ये प्राथमिक दी जाती है सभी को, आकलन को भी दिया जाता है, मूल्यांकन को भी, और क्रियान्वयन को भी दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय, क्या कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विद्यालय के स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं करता है। जैसे पहला दिया है कि यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, पर्यावरणीय शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत। तो क्या है जो कि विद्यालय के स्तर पर मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो परिवार नियोजन। क्या, परिवार नियोजन जो कि विद्यालय स्तर पर नहीं बताई दी है, मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए है मेनली, उस पर मतलब कि ये सब क्या है कि मतलब स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें ये बताए जाते हैं विद्यालय स्तर पर, लेकिन ये परिवार नियोजन ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है विद्यालय स्तर पर, तो क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन। अगला है, हाँ, भले ही उसको थोड़ा सा जागरूकता फैलाने के लिए बता देते हैं कि टीचर सब कि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए बता देते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ स्लोगन होते हैं, हम दो हमारे दो, इस टाइप से। लेकिन मेनली कहें तो ये मतलब कि विद्यालय स्तर पर ये शिक्षा नहीं दी जाती हैं लगभग, और ये सब चीज़ें बताया जाता है विद्यालय स्तर पर। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, व्यक्तिगत, यौन शिक्षा, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संचार कह रहा है कि संचार के संदेश भेजने वाला कहलाता है। संचार के संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं। एक साधन है, एक माध्यम से जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, संग्राहक, श्रोता या दो बार श्रोता लिए, या प्रेषक। तो क्या हो जाएगा, तो संचार का संदेश भेजने वाले को क्या कहा जाता है, तो प्रेषक कहा जाता है। भेजेगा तो उसको क्या कहता है, प्रेषक कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संचार को अधिक प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक है क्या, प्रतिपुष्टि या श्रवण दृष्टि उपकरण, एवी एड या एड्स या माध्यम या सभी। जैसे कह रहा है कि संचारकों को अधिक प्रणाली बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ये सभी इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रतिपुष्टि का भी, श्रवण दृष्टि उपकरण का भी, माध्यम का भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब तीनों आ ही रहा है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित कर संकेतों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, या मतलब क्या कहलाता है, या परिवर्तन करना कहलाता है।
मतलब यहाँ पर क्या भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित करना। व्यवस्थित मतलब क्या, सजाना, मतलब कि अच्छे, जैसे क्या जैसे हम आपको ऐसे इस तरीके से लिख के दे दिए, कुछ संख्या हम आपको दे दिए, आपको कहेंगे कि इसको व्यवस्थित करिए, तो या आप ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 7, या व्यवस्थित करके 4 7, या तो आप छोटे से बड़े तरफ जाइएगा या बड़े से आप छोटे के तरफ आइएगा। तो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं आप लोग। तो वही कह रहा है कि विषय वस्तु को सही रूप में व्यवस्थित कर संकेतों में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा। उसको व्यवस्थित करके सही संकेतों में, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग देखते होंगे, कोई चीज़ को व्यवस्थित करके उसको संकेत डिनोट किया जाता है। जैसे क्या चांदी को ए क्या चीज़ से लिखा जाता है, तो AG से लिखा जाता है, आयरन को FE से लिखा जाता है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, उसका डिनोशन संकेत होते हैं। तो उसी तरीके से आपको कह रहा है कि व्यवस्थित करके संकेतों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो उसको कहा क्या जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको अवकूटन कहा जाता है। कहता है ना कि कूट भाषा में, जैसे आप लोग रीजनिंग का भी बनाए होंगे, तो वहाँ पे कूट भाषा लिखा जाता है, मतलब कि इसके बदले ये लिखा गया है, इसका संकेत ये है, तो आप कूट भाषा में इसका सही उत्तर दें। तो वही इसका क्या होता है, तो संकेतों को व्यवस्थित करके जो संकेतों में परिवर्तन करना होता है वो अवकूटन कहलाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से संचार में उपयोग में नहीं करने चाहिए, मतलब कि इनमें से कौन है जो संचार में उपयोग में नहीं करने चाहिए। संक्षिप्तीकरण, या अधोमुखी संचार डाउनवर्ड, या उधरमुखी संचार अपवर्ड, या अस्पष्टता विजुअलिटी। तो क्या होगा, तो मतलब कि संचार के उपयोग में नहीं करना चाहिए क्या, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आगे का मिसिंग है। ठीक है, कभी आपको इसको पूरा करा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A आपको संक्षिप्तीकरण मतलब को उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ऐसे इसको रहने दीजिए। ठीक है, अगला है कि संचार के वादक है क्या, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, या कम शैक्षणिक स्तर, या सभी। तो क्या हो जाएगा, तो संचार के वादक क्या है, शारीरिक अक्षमता भी है, मानसिक अक्षमता भी है, कम शैक्षणिक स्तर भी है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आप कहिएगा सर जितना में भी सभी आते हैं आप सभी कर देते हैं, एग्जाम में भी हम सभी, अगर सभी वाला आएगा तो सभी मार देंगे। हाँ, ये 80% केस में सभी वाला दिखे तो आपको लगे हो जाता है, अगर आप कंफ्यूजन में कहीं पर रहे तो, लेकिन सबका नहीं हो जाता है कि मतलब जहाँ पे ऑल ऑफ दीज आया या सभी आया वहाँ पे हम कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 2 से अधिक ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज आप मार सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा एग्ज़ाम वाला ट्रिक है, वो सब तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको बता ही दिया जाएगा, उसका आपको ज़्यादा सोचने का है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संचार का वातावरणीय कारक संचार में बाधक नहीं है, शोरगुल, या संक्षिप्त रूप, या अंधकार, या गंदगी। तो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, संक्षिप्त रूप। ऑप्शन नंबर B आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, यही क्वेश्चन था जहाँ पर मिसिंग आपको हम बता रहे थे, यही क्वेश्चन था, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रवाह आधारित संचार का प्रकार नहीं है, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, औपचारिक, या क्षैतिज। तो क्या हो जाएगा, तो और ऊर्ध्वमुखी मतलब कि वर्टिकली जो होते हैं उसको ऊर्ध्वमुखी भी कहते हैं। तो मतलब कि प्रवाह का जो आधारित संचार है वो प्रकार कौन सा नहीं है, ऊर्ध्वमुखी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन आज देखे हैं। कल के क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित ही आपको क्लास से फ़ायदा होंगे और आप लोगों का इस बार रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, अच्छा से पढ़िएगा। निश्चित रूप से इतनी सारी बहालियाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बार जॉब लग जाएंगे। थैंक यू।